नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और हम इस एपिसोड को बहुत टाइम से चला रहे हैं इसलिए क्योंकि हम कई सारे लोगों के सवालों के जवाब देना चाहते हैं। कई सारे लोग जो स्पाइन की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं उनके सवालों को आंसर करना चाहते हैं। और जिस तरह का रिस्पॉन्स मेरे चैनल पे मेरे को देखने को मिलता है उससे मुझे रियलाइज़ होता है कि एटलीस्ट कुछ लोगों की मदद हम ज़रूर कर पाए हैं। और ये सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल रही है इन टर्म्स ऑफ कितना लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। तो आपके भी अगर सवाल हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर जवाब मांग सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और आज हम एपिसोड नंबर 31 में आपका वेलकम करते हैं और शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को, जिसमें हम अलग अलग सवालों के जवाब देंगे। तो पहला सवाल आज का संजय भाई कुमार ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि नवंबर 2020 में दिल्ली में उनकी L4, L5, S1 डिस्केक्टमी हुई थी और उसके बाद उनके बैक में स्वेलिंग आना चालू हो गई और अब जब भी स्वेलिंग बढ़ जाती है उनके पैरों में दर्द जाने लगता है। तो संजय भाई देखो, वैसे कभी भी पोस्ट ऑपरेटिव केस पे बिना देखे, बिना केस को डिटेल में समझे, बिना नया MRI करे, बिना नया CT करे कमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप जैसा बता रहे हो बैक में स्वेलिंग आने लग गई, सुन के कभी कभी एक जो अंदेशा होता है वो ये होता है कि कभी कभी स्पाइनल फ्लूइड लीक कर जाता है सर्जरी के दौरान। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत रेगुलरली होती है, जिसको हम CSF लीक भी कहते हैं और उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को स्पाइन स्वेलिंग आ सकती है। हालांकि इसके हज़ारों कारण हो सकते हैं स्वेलिंग के। इन्फेक्शन हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, कोई और इंजरी हो सकती है, कई सारी बातें हो सकती हैं। तो किस वजह से स्वेलिंग आ रही है ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी स्वेलिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मास इफेक्ट के कारण आपकी जो नसें हैं वो दबने लगेंगी और उससे आपके पैर में दर्द जाएगा। तो आपका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और स्पेशली जब स्वेलिंग हो तब जांचें कराएं और ये पता लगाएं कि स्वेलिंग क्यों आ रही है और उसका रीज़न क्या है और उस रीज़न को रेक्टिफाई करें अपने डॉक्टर साहब के साथ मिलके, और इसी से इस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन निकल पाएगा और आप परमानेंटली प्रॉब्लम से ठीक हो पाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल विजय जी ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि उनको L4, L5 पे डिस्क है और 5 मिलीमीटर डायमीटर है और वो ये जानना चाहते हैं कि कॉस्ट क्या है और कितने टाइम में रिकवर करता है। तो विजय जी, ये बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज सवाल है। इसका जवाब दे पाना संभव तो है बट इसका जवाब प्रॉपरली दे पाना बहुत एक तरह से टेक्निकली असंभव है। मुझे ये नहीं पता कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, क्लिनिकली एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, MRI स्कैन में किस तरह का दिख रहा है, डिस्क हार्ड है कि सॉफ्ट है, सर्जरी करने वाले डॉक्टर को माइक्रोस्कोपी करनी है, एंडोस्कोपी करनी है या ओपन स्पाइन सर्जरी करनी है, सर्जरी में स्क्रूज प्लान्ड हैं कि नहीं, किस तरह से सर्जरी होनी है, तो ये बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बट फिर भी अगर आप मेरे से एक जानकारी के रूप में चाहते हैं तो मैं बता दूं कि अगर आपको सिंपल स्लिप डिस्क है जो कि बहुत हार्ड नहीं है तो उसमें एंडोस्कोपी बड़े आराम से की जा सकती है और एंडोस्कोपी माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और एंडोस्कोपी की जो प्राइस हैं वो अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग होते हैं, हर हॉस्पिटल में अलग प्राइसेस का होता है। और अगर आप चाहें एंडोस्कोपी के कॉस्ट के बारे में जानने के लिए तो मेरा एक वीडियो है जो इसका लिंक हम लोग ऊपर छोड़ दे रहे हैं, उसमें मैंने कॉस्ट ऑफ एंडोस्कोपी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। बट कितने दिन में रिकवर होगा, तो देखिए रिकवरी अगर आपका सॉफ्ट फ्रेश हर्निएशन है तो बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आपके हर्निएशन को काफ़ी दिन हो गए हैं और थोड़ी वीकनेस भी है पैरों में तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन रिकवरी जनरली हो जाती है अनलेस अनटिल किसी को कोई ग्रेव या फिर अलार्मिंग सिम्टम्स इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि ब्लैडर बबल इन्वॉल्वमेंट या परमानेंट वीकनेस। तो इससे डरने की बात नहीं है, ये कोई सीरियस बात नहीं है और इसका अच्छा सोल्यूशन पॉसिबल है, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पूछा है अनुतोष गुप्ता ने और उन्होंने ये पूछा है कि अनुतोष गुप्ता की जो मदर हैं वो 58 ईयर्स की हैं, उनको बैक इंजरी हुई थी स्लिपिंग की वजह से 20 साल पहले और उनको अनबियरेबल पेन होता है। शी गोज थ्रू अनबियरेबल पेन विच बिगिंस इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर गेटिंग अप, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेफ्ट calf and goes up to the toe and sometimes extends upwards up to the left hip. Usually the pain remains between toe, fingers, knees and hip with total numbness, swelling and tingling. She feels pain in the standing position whereas sitting is easier for her. We have done the latest MRI also, please help.
तो अनुतोष गुप्ता सर, ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, मेरे को जितना सिम्टम्स देख के समझ में आ रहा है उसके हिसाब से ये सयाटिका का ही कंप्लेंट है, और इस सयाटिका के कंप्लेंट को क्रॉस चेक करने के लिए एक एमआरआई स्कैन करना चाहिए। और जो आप बता रहे हैं आपने ऑलरेडी किया है, तो इस स्कैन को आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो एमआरआई डॉक्टर देख के आपको बता देंगे कि कंप्लेंट क्यों आ रही है, और अगर उसमें से नहीं आ रही है तो किस कारण की वजह से हमें इन्वेस्टिगेट करना है, ये भी वो आपको बताएंगे। और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। यदि कोई नर्व कंप्रेशन है तो उसके अगेंस्ट हम स्पाइन को की नर्व्स को फ्री करने के लिए कोई दवाई दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं, स्पेशल केसेस में सर्जरी कर सकते हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं आजकल। अनुतोष, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मदर ठीक हो सकती हैं। मेरा विश्वास है कि एक अच्छे स्पाइन सर्जन से आप ज़रूर मिलेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ज़रूर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल जिन्होंने पूछा है, उनका नाम नहीं है लेकिन जो यूट्यूब हैंडल है उसका नाम है माफीज़ लाइफस्टाइल। उन्होंने पूछा है कि उनको L4 L5 S1 में डिस्क बल्ज है और 1 साल से वो परेशान हैं। दर्द लेफ़्ट लेग में होता है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, फिजियोथेरेपी से भी दर्द में आराम नहीं मिला है, अब क्या करना है? तो देखिए सर, अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि आप सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी आपको लगता है कि आप पूरी तरह रिलीव नहीं हैं, तो मेरा मानना यह है कि आपको कंसिडर करना चाहिए एमआरआई करा के अपने स्पाइन डॉक्टर से मिलना, स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना, स्पाइन सर्जन से मिलना, न्यूरो सर्जन से मिलना या ऑर्थोपेडिक स्पाइन डॉक्टर से मिलना। ये लोग आपको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे कि अगर आपके आगे दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी फेल नहीं हो रही हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है। कभी कभी जो दवाइयाँ आपने ली होती हैं वो इतनी कारगर ही नहीं होती, तो आपके स्पाइन सर्जन आपको और बेटर दवाइयों की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। आपको ये बता सकते हैं कि कुछ और दवाइयाँ जो कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हों या रिलेटिवली मोर टारगेट ओरिएंटेड हों, वो ली जा सकती हैं। अगर हमें लगता है कि दवाइयों से काम नहीं चलने वाला, आपकी नर्व्स पे स्वेलिंग या कंप्रेशन ज़्यादा है, तो हम लोग कभी कभी इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, और स्पेशल केसेस में एंडोस्कोपी या फिर ओपन सर्जरी या माइक्रोस्कोपी का सहारा भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सर्जन्स चॉइस एंड प्रेफरेंस। तो मुझे लगता है कि बेस्ट है कि एक बार एक नया स्कैन करके आप अपने डॉक्टर से मिलिए, स्पाइन सर्जन को रिपोर्ट्स भेजिए और उनसे ये डिस्कस करिए कि इसका क्या सोल्यूशन करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल पूछा है राजेश गुर्जर खिरोड जी ने, और उन्होंने बोला है कि सर्वाइकल C2 फ्रैक्चर ओडोंटाइड हुआ था 8 महीने पहले और अभी तक जुड़ा नहीं है, पेन होता है, इसका इलाज बताएं। और देखो, C2 फ्रैक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। C2 फ्रैक्चर ओडोंटाइड किसी को होता है, जनरली इसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, बट क्लासिफिकेशन में अगर ना जाऊं, क्योंकि ये वीडियो जनरली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, नॉर्मल पब्लिक के लिए, तो मैं सिंपल तरह से बताऊं तो C2 फ्रैक्चर में क्या होता है कि कभी तो ये जुड़ता है और कभी नहीं। अगर ये अपने आप जुड़ जाए तो इन पोजीशन तो बेस्ट बात है, लेकिन अगर ये नहीं जुड़ रहा है तो ये रिस्की बात है, क्योंकि इसके जस्ट आगे नर्व होती है जो दब सकती है और बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास होते हैं। अगर C2 फ्रैक्चर नहीं जुड़ रहा है, दर्द रह रहा है, तो बेस्ट है कि आपको स्पाइन सर्जन से मिलकर स्पाइन सर्जरी करा के उस फ्रैक्चर को फिक्स करा लेना चाहिए, क्योंकि फिक्स कराने से फ़ायदा ये होगा कि वो फ्रैक्चर धीरे धीरे जुड़ने लगेगा और जो स्पाइनल नर्व या फिर जो मेन नर्व है उसके दबने के चांसेस घट जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे कि C2 फ्रैक्चर को एड्रेस किया जाता है, रेगुलरली किया जाता है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डरने की बात है। आपको अपने स्पाइन सर्जन से बेझिझक मिलना चाहिए, अपना CT MRI करा के उनसे बात करनी चाहिए, लेटेस्ट वाला, और फिर आपके स्पाइन सर्जन आपको सही राय देंगे और आपको सही डायरेक्शन की तरफ अग्रसर करेंगे। डरने की इसमें कोई भी बात नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आपको आज की कड़ी पसंद आई, अगर आपको लगता है कि आज के एपिसोड से आपका कुछ फ़ायदा हुआ, तो आपको कमेंट करके हमें बताना चाहिए। आपको सजेशंस भी देने चाहिए मुझे कि किस तरह का डेटा आप सुनना चाहते हैं, किस तरह की बातें जो आपके काम की हो मैं आपको बता पाऊँ, किस तरह से हमारे वीडियोज़ के माध्यम से हम आप पे बेटर रीच कर पाएँ। आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर से मिलूँगा नए सवालों के साथ और नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे and may everybody have good life with no pain.